अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में विलेज ऑफिसर के चैप्टर के हवाले से है। आज की वीडियो में मैं आपको विलेज ऑफिसर के बारे में बताऊंगी कि विलेज ऑफिसर और लंबरदार में क्या फ़र्क है। दोनों एक ही शख्स हैं या अलग-अलग हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कौन करेगा, ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे। पाकिस्तान में नंबरदारी सिस्टम के बारे में जानेंगे, फर्स्ट वुमन के बारे में जानेंगे कि फर्स्ट वुमन नंबरदार कौन है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा जो मज़ीद डिटेल है इसके क्वेश्चन के हवाले से कि पेपर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री के हवाले से। थोड़ा-सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ कि नंबरदारी सिस्टम कैसे राइज हुआ। इब्तदाई दौर में या कुरून वस्ता के दौर में जो लंबरदारी सिस्टम था उसमें ये राइज नहीं था उस वक़्त तक। उसमें होता क्या था कि जब कहत आ जाता था या खुशकसाली हो जाती थी तो लोग माइग्रेट हो जाते थे और वो उतनी ही ज़मीन काश्त करते थे जितनी की उन्हें ज़रूरत होती थी। जब वो खुशकसाली या कुछ होता तो वो जगह छोड़ के किसी और जगह आबाद हो जाते। 1783 में जब कहत आया तो बहुत सारे लोग वहाँ से माइग्रेट हो गए और कुछ लोगों ने अपनी जायदादें फ़रोख्त कर दी। जो लोग वहाँ रह रहे थे वो जायदादें उन्होंने खरीद ली और वहाँ पर काश्त करना शुरू कर दी और उनका शुमार किया हुआ कि उनको बड़े किसानों में शुमार किया जाने लगा। फिर बरतानवी राज आ गया। 1840 से 41 में कुछ इस्लाहात नाफिज हुई जिसमें ये जो नामवर किसान थे उन्हें नंबरदार या लंबरदार दोनों सेम ही वर्डिंग है अपॉइंट कर दिया गया और इन्हें कुछ जो मॉरल राइट्स थे वो दे दिए गए कि जो कि मुआशी मसाइल होते हैं, झगड़े होते हैं, उनके तस्वीर में भी उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की। क्योंकि इससे पहले इस बरतानवी राज से पहले मलकियत का तस्वुर मौजूद नहीं था। तो फिर इस के बाद क्या हुआ 1940 और 41 में कि जो ये कानून नाफ़िज़ किया गया इसमें बाकायदा मलकियत को नॉमिनेट किया गया, मलकियत को लोगों को उनकी जायदाद की मलकियत दी गई और वो जायदाद की मलकियत किन लोगों को दी जा रही थी जो कि वहाँ के नामवर किसान थे। उसके बाद किरायादारी के एतबार से 3 कैटेगरीज़ बनाई गई। नंबर 1 में वो किराएदार थे जो कि काफ़ी सालों से एग्रीमेंट करके वहाँ पर ज़मीन काश्त कर रहे थे और उन्हें वहाँ से बेदखल नहीं किया गया। सेकंड कैटेगरी में वो किराएदार शामिल किए गए जो कि भाईचारा तौर पर जैसे बिरादराना तौर पर सेटलमेंट कर लेते हैं किराएदारी की यानी किराए पे ज़मीन लेके काश्त कर रहे थे ना, तो वो सेटलमेंट कर लेते थे। इन लोगों को क्या किया कि उसे निकाल दिया गया। थर्ड कैटेगरी में वो किराएदार थे जो कि हर साल एग्रीमेंट करके ज़मीन किराए पे लेते और कई सालों से वो किराए पे ज़मीन लेकर ज़मीन काश्त कर रहे थे। तो इस तरह से बाकायदा एक जो निज़ाम था लंबरदारी का या पोज़ेशन का, मलकियत का, वो इंट्रोड्यूस हुआ। पाकिस्तान उस वक़्त इंडिया के साथ था, सबकॉन्टिनेंट में था, तो वहाँ पर भी ये सिस्टम मौजूद था। लेकिन दोनों सेम ही कवानीन के मुताबिक निज़ाम चला रहे थे। 1947 में जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ, तो दोनों कवानीन थे, इन्होंने थोड़ी-सी तरामीम की कवानीन में अपने मुल्क के हालात के मुताबिक। इंडिया ने जो किराएदार थे उनको मलकियत दे दी और थोड़ा-सा इख्तिलाफ पैदा हो गया दोनों ममालिक के कवानीन में। पाकिस्तान में चूँकि अभी कुछ इस्लाहात के ऊपर ज़ेर-ए-इल्तवा है, उन पे कोई फ़ैसला नहीं किया गया, इसलिए जागीरदारी सिस्टम जो है ना चंद लोगों के हाथ में मौजूद है। मज़ीद जागीरदार होता क्या है लंबरदार और विलेज ऑफ़िसर कौन होते हैं? ये वो शख़्स है जो कि हुकूमत के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करता है, उसकी निगरानी करता है और उसमें बेहतरी लाने के लिए गवर्नमेंट को मशवरा देता है। ये शख़्स क्या कहलाता है? नंबरदार या विलेज ऑफ़िसर। मज़ीद इससे रेलेवेंट लॉ मैं आपको पढ़ाती हूँ कि इसकी अपॉइंटमेंट के हवाले से कि लंबरदार को कौन अपॉइंट करेगा, रेलेवेंट लॉ क्या है, ये हम इसके
लॉ में पढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ है चैप्टर नंबर 5 विलेज ऑफिसर्स। विलेज ऑफिसर्स मीन्स के लंबरदार। लंबरदार कौन होंगे? सेक्शन 36 हमें बताता है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट मेक रूल्स टू रेगुलेट द अपॉइंटमेंट ड्यूटीज एमॉल्वमेंट्स पनिशमेंट सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ विलेज ऑफिसर्स। यानी रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो अपॉइंट करेगा विलेज ऑफिसर को, लेकिन किससे? अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेगा, फिर विलेज ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होगी और उसके राइट्स ड्यूटीज पनिशमेंट अगर वो कोई वायलेशन करते हैं तो उसके हवाले से वो कवानीन मुरतब किए जाएंगे। सेक्शन 37 है विलेज ऑफिसर सेस। Section 37, subsection 1, government may by notification impose on all or any of the state in the province a cess to be called the village officer cess at such rate or for remunerating village officers other than those who are government servants। यानी विलेज ऑफिसर्स तो वो होंगे ना जो कि पब्लिक सर्वेंट नहीं होंगे, ठीक है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होंगे, तो उन पे सेस आयद किया जाएगा। इसकी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा, अभी हमने और चीज़ें भी देखनी है। तो क्या सेस कितना होगा? नॉट एक्सीडिंग 10%। तो 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लैंड रेवेन्यू, जितना लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट कर रहे हैं उसका 10% जो होगा वो सेस होगा विलेज ऑफिसर का। सेक्शन 37 सबसेक्शन 2 है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर द कलेक्शन कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विलेज ऑफिसर सेस। यानी अब जो अख्तियारात विलेज ऑफिसर को दिए जा रहे हैं, रेवेन्यू ऑफिसर पहले गवर्नमेंट से मशवरा लेंगे, यानी डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है उसके कलेक्शन का, उसके कंट्रोल का और जो भी ड्यूटीज जो विलेज ऑफिसर को दी जा रही हैं उनके बारे में कानून मुरतब किया जाएगा या उसे बताया जाएगा या अनाउंसमेंट की जाएगी। ज़ाहिर है जब भी कोई अपॉइंटमेंट होती है तो पहले गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है ना ऑफिशियल गजट में, फिर अपॉइंटमेंट होती है, तो उसी तरह से सारा प्रोसीजर होगा। सेक्शन 38 restrictions on attachment or assignment of the remuneration of the village officers। restriction होती है पाबंदियाँ। पाबंदियाँ क्या है? कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। सेक्शन 38 subsection 1 the remuneration of a village officer mentioned under subsection 1 of section 37। अब ये जो 10% उन्होंने लगाया था कि लैंड रेवेन्यू के मुताबिक 10% जो दिया जाएगा सेस, उस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। नॉट शैल लायबल टू बी अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर ऑफ अ सिविल और रेवेन्यू कोर्ट। अगर उसके खिलाफ कोई सिविल या रेवेन्यू कोर्ट कोई ऑर्डर या डिग्री पास करती है तो उसके इजरा में भी इसको जो ये 10% जो सेस लगाया था उसको अटैच नहीं किया जा सकता, नहीं उस पर, यानी जब्त समझ लें कि जब्त नहीं किया जा सकता उसको, नहीं गवर्नमेंट कुछ ये होता है ना कि जैसे कोई क्रिमिनल होता है वो अरेस्ट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच करके उसको बाद में ऑक्शन करके उससे जो पैसे होते हैं वो एरियर्स दूसरी पार्टी को दे देते हैं, तो वो कहते हैं कि इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होगा। सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 है एन असाइनमेंट ऑफ और चार्ज ऑन और एन एग्रीमेंट टू असाइन और चार्ज any such remuneration shall be void unless it is authorized by rules made by the board of revenue in this behalf। वो कहते हैं कि विलेज ऑफिसर को ये जो सेस दिया जा रहा है या रिम्यूनरेशन दिया जा रहा है ये उस वक्त तक अथेंटिक नहीं है जब तक कि ये रेवेन्यू ऑफिसर अप्रूव नहीं करते, यानी उनकी तरफ से ये पास किया हुआ ना हो। ये था इसका रेलिवेंट लॉ, जहाँ से आपने आप के बारे में पढ़ा और चैप्टर कौन सा है 5, और ये किसके बारे में हमने पढ़ा है? विलेज ऑफिसर यानी लंबरदार के बारे में। अब इसकी मजीद डिटेल के लिए मैंने एक वेबसाइट पे आर्टिकल भी लिखा है जिसमें इसकी मुख्तलिफ डिटेल्स मैंने डाली है। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। लंबरदार क्या है? नंबरदार मैंने जैसे पहले बताया कि वो शख्स है जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करता है गवर्नमेंट के लिए और आगे सुपरवाइज करता है उस रेवेन्यू को भी और गवर्नमेंट को भी मशवरा देता है उसकी बेहतरी के लिए। अब देखते हैं द हेडमैन ऑफ अ विलेज इज कॉल्ड नंबरदार।
यानी जो हेड होगा, जागीरदार होगा, वो क्या होगा, लंबरदार होगा। ही इज अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इन अ village board of revenue. Lambardar has to collect and supervise the collection of revenue of an estate. He is the representative of the people of an estate and the link between the government and people. ठीक है ना, इस बात की पहले वजाहत मैं कर चुकी हूँ ना कि लिंक के तौर पे काम करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, उसकी निगरानी करेगा और गवर्नमेंट को उसके हवाले से गाइड करेगा। सेकंड, अब हम देखते हैं कि ये लंबरदार की डेफिनेशन या विलेज ऑफिसर के बारे में कानून में कहाँ लिखा हुआ है। सेक्शन है 4 सबसेक्शन 28 वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में। Village officer, person appointed under this act, whose duty is to collect or to supervise the collection of the revenue of an estate and include कानून घोष, पटवारी, सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स एंड हेडमैन लंबरदार। अब इसमें क्या है कि वही जो पहले हम बात पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू का सुपरवाइज करेंगे गवर्नमेंट के, और इसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं, कानून गो भी हो सकता है, पटवारी भी, सर्विस सेंटर के कोई ऑफिशियल भी हो सकते हैं, या हेडमैन भी क्या है, ये सब लोग क्या है, लंबरदार है। हिस्ट्री, हिस्ट्री देख लेते हैं। During early and medieval time, cultivators just broke the land and cultivated as much they needed. यानी कुरान वस्ता के दौर में और पुराने दौर में काश्तकार इतनी ही जमीन काश्त करते थे जितनी उनको जरूरत होती थी। ड्यूरिंग ड्रॉथ, ड्रॉथ क्या होता है, खुश्क साली, एंड फेमाइन दे फ्रिक्वेंटली, और वो फेमाइन क्या होता है कि कहत आ जाना, द फ्रिक्वेंटली अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब होता है छोड़ देना, द लैंड एंड मूव टू अदर प्लेसेस। जब खुश्क साली हुई और कहत आ गया तो लोगों ने क्या किया कि वो जगह छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट हो गए। Hence the land ownership was more परमानेंट कॉन्सेप्ट। उस वक्त तक मलकियत का कोई तस्वुर मौजूद नहीं था। They were taxed by the rulers of the day based on the number of the cattle and area of the land cultivated. अब जाहिर है उस दौर में भी हुक्मरान टैक्स तो लेते थे ना, टैक्स आयद करते थे। तो ये लोग इन लोगों पर टैक्स आयद होता था इनके जितने मवेशी होते थे उनकी तादाद पर, और जितनी इन्होंने काश्त की होती थी उस जमीन के मुताबिक रूलर क्या थे, टैक्स वसूल करते थे। After the famine of 1783, many cultivators abandoned the villages and migrated elsewhere. 1783 में जब कहत आया, खुश्क साली हुई, तो लोग क्या थे वहां से माइग्रेट हो गए। एंड सम लैंड वाज सोल्ड बाय ओनर्स, और कुछ जमीनें कुछ लोगों ने जो काश्तकार थे उन्होंने सेल कर दी। स्लोली prominent farmers came into the possession of large lands. ज़ाहिर है फिर वक्त के साथ साथ था, वो थोड़ी सी जमीन थी, लोगों ने बाकी जमीनों पे कब्जा किया और वो क्या हो गए, बड़े जो थे किसान बन गए। large lands, and they acquired the status of proprietors of the village estate and were recorded as such during the settlement of 1840-41 by the British Raj. और जब ब्रिटिश राज आया 1940 से 41 का, तो उसमें जो सेटलमेंट हुई थी, सेटलमेंट में जो ये किसान थे बड़े, उन्हें क्या कहा गया, जागीरदारों का नाम दे दिया गया, यानी बड़े किसानों में उनका शुमार हुआ और जागीरदारों में शुमार होने लगा। These states came to be broken and British these states came to be known as जमींदारी tenures, और ये जो दौर था वो जमींदारी दौर कहलाया। Most influential and the largest state holders among them in due time became जिलेदार्स एंड लंबरदार्स, और इनमें से जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी थी, ज्यादा जागीर थी, वो जिलेदार और लंबरदार अपॉइंट हुए। द ब्रिटिश इवन यूज्ड देम एज अ लोकलाइज्ड डिस्प्यूट ombudsman and gave these big जमींदार some moral policing rights. अब इस ये बरतानवी राज था, इसमें ज़ाहिर है जैसे मैंने पहले बताया कि जो बड़े ज़मींदार थे उनको जागीरदार या नंबरदार अपॉइंट किया गया। उन्होंने साथ में एक मॉरल ड्यूटी भी दे दी गई। ओम्बड्समैन का मतलब यहाँ पे सालिसी होता है कि जो माशी किस्म के जो लोगों के डिस्प्यूट होते थे वो जिम्मेदारी भी इन्होंने सॉल्व की, इन्होंने गवर्नमेंट की हेल्प की इन मामलात में। ड्यूरिंग द सेटलमेंट ऑफ 1840-41 the tenants were classified into three classes. टेनेंट क्या थे, किराएदार।
जब ये सेटलमेंट हुई तो किराएदार को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। Those who had land continuously for many years at a fixed rent and were not liable to ejectment. इनमें से पहली कैटेगरी उन किराएदारों की थी जो बहुत सालों से उस जमीन पर रह रहे थे, रेंट ले रहे थे और फिक्स एक उन्होंने रेट रखा हुआ था, उस पर वो टैक्स अदा करते थे। उन्हें क्या किया, बेदखल नहीं किया गया। Second था the tenant in Bhaichara Brotherhood villages who paid rent at the same rate as the members of the Brotherhood and who, so long as they paid this rate, were ejected. अब जो था ब्रादराना तौर पर जो होता है सेटलमेंट होगी उनकी कि इतना किराया इतना जो रेंट पे कर रहे थे वो सेटलमेंट ब्रादराना उसको किराएदारों को वहां से निकाल दिया गया। इजेक्टमेंट होता है बेदखल कर दिया। Number third था and those who cultivate from years to year under fresh agreement. अब तीसरी कैटेगरी उन किराएदारों की थी जो कि हर साल एक एग्रीमेंट करते थे और उसके मुताबिक न्यू टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है ना, तो फिर उसी के मुताबिक वो जो टैक्स पे करते थे उन्हें भी इजेक्ट नहीं किया गया। This ordinary division into tenants with or without right of occupancy was adopted. अब यानी कब्जे के साथ भी इसे कबूल किया गया और कब्जे के ऑक्यूपेंसी है ना, मलकियत मलकियत के साथ भी उन्हें कबूल किया गया और उसके बगैर भी। And thus the concept of the formal permanent ownership of the land came into being and become a legalized and formally documented. और यहाँ से ही सिलसिला शुरू हुआ लंबरदारी का और जमीन की मलकियत को भी यानी बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी तौर पर नॉमिनेट किया गया कि ये फलां शख्स जो है फलां जमीन का मालिक है, यानी मलकियत को लीगलाइज किया गया कि हाँ जी अब ये जागीर वो जो जमीन पहले तो कब्जा होता था या किराए पे होती थी ना, तो अब वहां पे मालिक नॉमिनेट होने लगे कि हाँ जी ये जमीन का मालिक है। बाकायदा डॉक्यूमेंट्री तौर पर सिस्टम एक राइज किया गया। अब इन पाकिस्तान पाकिस्तान में लंबरदारी सिस्टम कैसे हुआ? द लंबरदारी सिस्टम इन पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन द प्री पार्टीशन इंडियन लैंड रेवेन्यू सिस्टम। यानी पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले इंडिया में जो लैंड रेवेन्यू कवानीन मौजूद थे वही कानून था। आफ्टर द 1947 both nations have made changes to the land revenue acts leading to some differences in the practice and implementation। दो अब क्या था, इन्होंने थोड़ी थोड़ी अपनी इम्प्लीमेंटेशन किया था अमल दरामद, तो उसको इम्प्लीमेंट कानून को अमल दरामद अदालतों में जो प्रोसीजर होता है उसके हवाले से थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। दो द बेसिक कॉन्सेप्ट में सेम बेसिक कॉन्सेप्ट सेम था लेकिन उनके प्रैक्टिकल में थोड़ी सी वो तब्दीली ले आए। इंडियन हैज अंडरटेक अग्रेसिव लैंड रिफॉर्म्स कैंपिंग द selling of the area of land holding and distribution of the percentage of the tenant by converting them into the permanent owners। उन्होंने क्या किया, जो जो उनके टेनेंट थे उन्हें परमानेंट ओनर्स करार दे दिया। These reforms are pending are in Pakistan leading to the land ownership in limited hands। अब पाकिस्तान में ये अभी ज़ेरे इल्तवा है तो इसलिए जो ये सिस्टम है जागीरदारी सिस्टम चंद लोगों के हाथों में है। अब जानते हैं जी फर्स्ट फीमेल नंबरदार कौन थी? द फर्स्ट फीमेल नंबरदार इन वेस्ट पाकिस्तान वाज बेगम सरवत इम्तियाज हु टुक ऑथ इन 1959। अब जो पहली खातून थी वो थी सरवत इम्तियाज। अब एक क्वेश्चन जहन में आ रहा होगा कि हम वेस्ट वेस्ट बार बार पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान ये एक्ट है 1967 का। उस वक्त मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था। अब जब कानून बनाया जाता है वो तो पूरे मुल्क के लिए होता है, तो उस प्रोवेंस के लिए भी ये लागू होता था। इसकी मजीद जो डिटेल है मैंने अपने इसे आर्टिकल में लिख के वेबसाइट पे डाली हुई है। इसके पर्पस भी इंट्रोडक्शन भी बाकी जो इससे रेलिवेंट पॉइंट्स थे आप लोग वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। तो उनके बाद अब ये अपॉइंट कहाँ हुई थी? शी वाज नंबरदार ऑफ द विलेज चक 43 12L चिचावतनी डिस्ट्रिक्ट माउंट गोमरे नौ साहिवाल, यानी अब जो साहिवाल है उसमें। आफ्टर दैट हर डॉटर बिकम बेगम अर्शीन अजहर इज लंबरदार ऑफ सेड विलेज। इसी विलेज की उनकी बेटी अर्शिया लंबरदार बनी। दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ milestone for the women empowerment in the practical Pakistan and Muslim world।
अब ये जो देखिए ना, फर्स्ट वुमेन जागीरदार होके वो लंबरदार बनी, फिर उनकी बेटी भी इनहेरिटेंस सीट पर आई। तो ये क्या है कि पाकिस्तान की या मुस्लिम वर्ल्ड की खवातीन के लिए माइलस्टोन है, मशले राह है, जिससे वो अपने लिए इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकती है। उनके लिए एक मशले राह के तौर पे है ना, कि वो इसे देखते हुए, इन्हें देखते हुए कि उस दौर में भी खवातीन इस तरह से इतना बड़ा स्टेटस ले सकती थी, तो आज की खवातीन उससे आगे या उस तरह की चीज़ें अचीव कर सकती हैं। अजय जी, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नंबरदार? क्वेश्चन हम अभी अब पढ़ेंगे, पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन आया उसमें ये तमाम पॉइंट्स शामिल हैं। द proposed nambardari system will help the government to improve its revenue collection. It will create a better liaison between the provincial government and the rural population. These nambardars will also be responsible to report local government about encroachments to protect state land from illegal occupants. अब इंक्रोचमेंट होता है बिला वजह मुदाखलत करना, यानी किसी का कब्जा कर लेना। अब यहाँ पे इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आ गया? रेवेन्यू कलेक्ट करना, निगरानी करना, सुपरवाइज करना गवर्नमेंट को, और जो इंक्रोचमेंट है उसको रोकना, और उसके रोकथाम के लिए गवर्नमेंट को तजावीज़ देना कि ये इस तरह से बिला वजह, यानी जो स्ट्रेंजर्स है वो ज़मीन पे कब्जा ना करे, उसे रोका जाए। Qualification for appointment of Lambardar in Pakistan. The appointment of Lambardar shall be one merit, and consideration should be given to the requirements of honesty, uh, truthworthiness, as well as other qualities of head and heart, so as to ensure that Lambardar is fit for job. अब क्वालिफिकेशन में क्या है कि उसका ट्रूथफुलनेस होना ज़रूरी है, उसकी अच्छी रिप्यूट होनी चाहिए, इलाके में लोग उस पर ट्रस्ट करते हों, और बाकी जो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में पुट करती है उसके अकॉर्डिंग। रूल ऑफ लंबरदारी इन पंजाब। अब पंजाब में कौन से रूल मौजूद हैं जो कि लंबरदारी को डील करते हैं? लंबरदार अंडर द रूल 20 ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू इज ड्यूटी बाउंड टू रिकवर land revenue and other sums which are due to the state if money due to pay to the lambardar the liability of the person concerned states discharged. अब यहाँ पे रूल 20 क्या कहता है कि लंबरदार की जिम्मेदारी है रेवेन्यू कलेक्ट करना। जब रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया है जमींदार से या विलेज जो किसान होते हैं विलेजर्स उनसे, तो उनकी डिस्प्यूट तो खत्म हो गई। अब यहाँ पे दो बातें आई ना, एक तो रिकवरी होगी लैंड रेवेन्यू की, और दूसरा हो गया अदर कोस्ट या अदर, यहाँ पे सम्स लिखा हुआ है वर्ड। तो उसका मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग नहीं दे पाते टैक्स, फिर उन पे फाइन हो जाता है, पेनल्टी हो जाती है, वो भी तो उसमें इंक्लूड होगा ना। तो वो भी कलेक्ट करना और रिकवरी लेके वो क्या है गवर्नमेंट को उसके बारे में इत्तला देना, बताना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी? नंबरदार की। अब देखते हैं कि प्रीवियस पेपर से रेलेवेंट क्वेश्चन किस टाइप के थे। कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हो रहा था एग्जाम में, तो ये मैंने आप लोगों के लिए चूज किया है। इसमें क्या है? लंबरदारी इज कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ एडमिनिस्टर्ड इन पंजाब, हाईलाइट्स इट्स इम्पोर्टेंस बाय डिस्कसिंग लॉ रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट एंड dismissal of लंबरदारी, also state the restrictions imposed on emoluments। अब emoluments वाला जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, इसकी राइट्स ड्यूटीज और जो डिसमिसल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने अपॉइंटमेंट हिस्ट्री, डेफिनेशंस और इन तमाम चीज़ों के बारे में सीखा है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ आया होगा। अभी किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाते हुए बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। मेरे हिसाब से वो हो चुकी भी होती है, लेकिन मे भी स्टूडेंट्स के लिए जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में से आंसर ले सकते हैं। और दूसरा, ये जो मटेरियल मैंने वेबसाइट पे लिख के आर्टिकल की सूरत में अपलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, तो आप लोग उस लिंक पे जाके मज़ीद इंफॉर्मेशन, मज़ीद टॉपिक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नए टॉपिक के या इस टॉपिक के रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ।